Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss about the locomotor disability. तो बच्चों इस वीडियो से पहले आप एक बार जो मैंने डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन का इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है एक बार आप जाके वो देख लो जिससे कि आपको पूरा आइडिया लग जाएगा अबाउट द लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड व्हाट इज डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन स्पेशली इन फिजियोथेरेपी. ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे दी लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड इसका अपर एक्सट्रीमिटी में हम कैसे इवैल्यूएशन करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं. दिस थिंग वी विल स्टडी इन दिस वीडियो. If you want to take personal classes from me along with notes, ठीक है, तो you can contact me through the mail mentioned here, that is physiotherapyclasses09@gmail.com. तो बच्चों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ. तो आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज लोकोमोटर डिसेबिलिटी ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी. उसका इवैल्यूएशन हम कैसे करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन. ठीक है, तो मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ अबाउट व्हाट इज लोकोमोटर डिसेबिलिटी. ठीक है बच्चों, तो लोकोमोटर सिस्टम आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट हम करते हैं उन मूवमेंट्स के लिए जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज़ द लोकोमोटर सिस्टम. ठीक है, जो कि हमें लोकोमोशन करने में, मूवमेंट करने में हेल्प करता है. अगर उस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, वो सिस्टम अगर कुछ खराबी आ जाती है उस सिस्टम में, उसकी वजह से जो डिसेबिलिटी कॉज होती है, आप ये वर्ड ध्यान से सुनना, डिसेबिलिटी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इम्पेयरमेंट या कुछ और, आई एम टॉकिंग अबाउट डिसेबिलिटी. तो अगर लोकोमोटर सिस्टम के में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से द इंडिविजुअल इज हैविंग डिसेबिलिटी, ही इज डिसेबल्ड, दैट इज टर्म्ड एज लोकोमोटर डिसेबिलिटी. ठीक है बच्चों, अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी को मुझे इवैल्यूएट करके पेशेंट को बताना है. फॉर एग्जांपल कि आपको 60% डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो मैं पेशेंट को एक सर्टिफिकेट दूंगी कि आपका दिस पेशेंट बॉर्न ऑन दिस डेट एटसेट्रा एटसेट्रा इज हैविंग 60% लोकोमोटर डिसेबिलिटी. ठीक है, सो देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन. ठीक है, तो इन सब के बारे में मैंने डिटेल में बात करी है इन द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ इट पार्ट 1. तो आप उसमें जाके देख सकते हो, मैं लिंक भी दे दूंगी नीचे, तो आपको ये सारा प्रोसेस वहाँ पे समझ आ जाएगा. अब ये जो बच्चों सर्टिफिकेट होता है ये ऐसा ही नहीं कोई भी दे देगा उठा के, एक प्रॉपर मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है, वो ये सर्टिफिकेट इशू करता है. नाउ वेरिएबल्स इन असेसिंग लोकोमोटर डिसेबिलिटी. तो हम कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देते हैं व्हेन वी असेस द लोकोमोटर डिसेबिलिटी. तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? स्ट्रेंथ ऑफ द मसल, ROM दैट इज रेंज ऑफ मोशन, कोऑर्डिनेशन, स्टेबिलिटी, लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी, हैंड फंक्शंस, सेंसेशन, डिफॉर्मिटी, कॉम्प्लिकेशन, एक्सट्रीमिटी डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट. तो ये सारे वेरिएबल्स बच्चों किसके लिए हैं? बोथ द अपर एक्सट्रीमिटी एंड द लोअर एक्सट्रीमिटी कंबाइंड. अब तक सारा कंबाइन चल रहा है, पूरा लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सारे वेरिएबल्स हमें देखने हैं. अब बच्चों लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ठीक है, अपर लिम्ब की अलग, लोअर लिम्ब की अलग और ट्रंक की अलग. क्योंकि तीनों जगह ये सिस्टम प्रेजेंट है तो हमने इसको रीजन वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि हमें आसानी रहे डिसेबिलिटी को इवैल्यूएट करने में. राइट, तो लोअर लिम्ब की बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ इन द पार्ट 2 ऑफ डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन. तो आप वहाँ से जाके लोअर एक्सट्रीमिटी का डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, हाउ वी कैलकुलेट परसेंटेज, यू कैन गो एंड learn from there. इस वीडियो में I will specifically concentrate on the locomotor disability evaluation for the upper extremity, upper limb. Right? तो सबसे पहले हमें गाइडलाइंस पता होने चाहिए इवैल्यूएशन के क्या होते हैं. So the estimation of permanent impairment depends upon the measurement of functional impairment and not expression of a personal opinion. जो भी मेडिकल बोर्ड के मेंबर्स हैं जो डिसेबिलिटी को इवैल्यूएट कर रहे हैं उनका पर्सनल ओपिनियन नहीं चलेगा कि हाँ भाई इसका हाथ की रेंज, मान लो शोल्डर फ्लेक्शन की रेंज इसकी 90 डिग्री लग रही है तो हम 90 लिख देते. नो, यू हैव टू मेजर इट विद अ गोनियो. राइट, या फिर कोई और प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हो तो देयर शुड बी स्पेसिफिक मेजरमेंट्स. आप अपना ओपिनियन नहीं दोगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है. नो, डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन में वैसे नहीं किया जाता. द एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट शुड बी मेड विद द क्लिनिकल कंडीशन हैज़ रीच्ड द स्टेज ऑफ मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द मेडिकल ट्रीटमेंट. पेशेंट को जितना भी वो ट्रीटमेंट ले सकता था अपने आप को ठीक करने के लिए,
उतना जब वो ले चुका है और उसके बाद भी उसे कोई आराम नहीं पड़ रहा, मतलब ही हैज़ रीच द मैक्सिमम स्टेज ऑफ डिसेबिलिटी ही और शी कैन हैव इवन आफ्टर टेकिंग XYZ नंबर ऑफ इंटरवेंशंस, कि भाई अब तो अति हो गई, इससे ज़्यादा मैं इलाज नहीं कर सकता, मैंने हर तरीके से इलाज करके देख लिया है अपना, बट अब इससे ज़्यादा मैं ठीक नहीं होऊंगा। वहाँ से हम इवैल्यूएट करना शुरू करते हैं डिसेबिलिटी को। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन तुम कब करोगे पेशेंट का, तो योर आंसर शुड बी कि जब पेशेंट के पास सारे रास्ते ख़त्म हो गए हों, सारे इलाज ख़त्म हो गए हों, फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो वी विल इवैल्यूएट हिज डिसेबिलिटी। दिस इज द सिंपलेस्ट आंसर यू हैव टू गिव। अब जो बच्चों अपर लिम्ब की डिसेबिलिटी है, अब हम बात कर रहे हैं अपर लिम्ब की डिसेबिलिटी की। तो अपर लिम्ब को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, किस किस में, एक तो आर्म कंपोनेंट में और एक हैंड कंपोनेंट। आर्म कंपोनेंट में क्या क्या आया बच्चों, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड द रिस्ट जॉइंट। हैंड में क्या आया, हमारी पांचों फिंगर्स अलोंग विद द पाम। ठीक है, तो अब इनके अंदर बच्चों कंपोनेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। अब हम आर्म कंपोनेंट की बात करें तो इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें टेस्ट करेंगे, लॉस ऑफ मोशन, लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ एंड लॉस ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़। वेयर एज हैंड कंपोनेंट में क्योंकि हम फाइन मूवमेंट्स करते हैं ना, तो वी विल चेक प्रिहेंशन, सेंसेशन एंड स्ट्रेंथ। क्योंकि आर्म कंपोनेंट बड़ा पार्ट है तो वो ग्रॉस मूवमेंट्स करता है, यानी कि बड़ी मूवमेंट्स करता है। हैंड जो है वो कंपैरेटिवली छोटा है हमारे आर्म से, तो वो बहुत छोटी छोटी फाइन मूवमेंट्स करेगा, तो इसलिए उसकी टेस्टिंग भी अलग है। हम फाइन मूवमेंट्स यूज़ कर रहे हैं जो वो हैंड से हम करते हैं। So the impairment of the entire extremity depends on the combination of functional impairment of both component। तो अगर मुझे मान लो राइट अपर एक्सट्रीमिटी का डिसेबिलिटी देखना है तो मैं आर्म और हैंड दोनों का इंडिविजुअली मिला के बताऊंगी कि इसको राइट अपर एक्सट्रीमिटी में इतना परसेंटेज है। ठीक है, ऐसा नहीं मैंने सिर्फ आर्म देख लिया और बता दिया हाँ इसको इतना परसेंटेज है राइट अपर एक्सट्रीमिटी में, नो, इट विल बी रॉन्ग। So the total value of arm component is 90% and that of hand component is 10%। परसेंटेज वाइज हम आ गए हैं। देखो सिंपल रखेंगे, अपर एक्सट्रीमिटी को हमने दो में डिवाइड किया, आर्म एंड हैंड। ठीक है, आर्म में हमारे 3 जॉइंट्स थे तो हमने उसको 90% दे दिया, और हैंड हमारा एक ही है तो हमने उसे 10% दे दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्म कंपोनेंट की, यानी कि तीनों जॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा था रेंज ऑफ मोशन, जो हम कंपोनेंट ले रहे थे सबसे पहला वी आर टेकिंग रेंज ऑफ मोशन। सो द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ROM इन द आर्म कंपोनेंट इज 90%। तो हमने जो ROM की वैल्यू है आर्म कंपोनेंट में उसको दिया है 90%। तो जो तीनों जॉइंट पे कितना कितना गया, डिवाइडेड बाय 3 करें तो शोल्डर पे 30, एल्बो पे 30% एंड रिस्ट पे भी 30%। हमने 90 को डिवाइड कर दिया ऐसे, राइट। अब अगर मान लो किसी का शोल्डर फ्लेक्शन है, नॉर्मली होना चाहिए 0 से 180, किसी का 90 डिग्री है, तो उसको कितना परसेंटेज लॉस हुआ, 180 का आधा हो गया 90 डिग्री, तो मतलब उसे 50% लॉस हुआ। रोटेशन भी उसकी आधी हो गई तो कितना लॉस हुआ, 50%। शोल्डर एबडक्शन उसको कितना हो गया, 90%, 90 डिग्री हो गया, मतलब कितना लॉस हुआ उसे, 50% का। मतलब कि जितनी जितनी मूवमेंट्स थी शोल्डर की वो सिर्फ आधी आधी परफॉर्म कर पा रहा है, तो उसे कितना लॉस होगा, 50%। इस एग्जांपल में आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे अच्छे से दिखाया हुआ है। It means the mean loss of ROM of shoulder will be 50 50 50 divided by 3, that is 50%। यानी कि मेरे शोल्डर पे जो मूवमेंट थी वो 50% कम हो गई है, तो उसको मैंने डिवाइडेड बाय 3 किया है, विच कम्स आउट टू बी 50%। सो शोल्डर मूवमेंट्स कंस्टिट्यूट 30% ऑफ द मोशन ऑफ द आर्म कंपोनेंट, क्योंकि हमने आर्म कंपोनेंट में जो ROM वाला पार्ट था उसको हमने 3 में डिवाइड किया, शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट। तो जो शोल्डर वाला पार्ट है उसका तो 50% कम हो गया, पर शोल्डर इन टोटल कितना दे रहा है, 30% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है टोटल 90 में। ठीक है, तो उसका हाफ कर दें हम, क्योंकि शोल्डर की तो 50% ही रह गई ना रेंज ऑफ मोशन, तो 30 का हाफ कितना हो गया, 15%। सो देयरफॉर द मीन लॉस फॉर द आर्म कंपोनेंट विल बी 15%। If more than one joint of the arm is involved, the loss of percentage in each joint is calculated separately
जैसे हमने कैलकुलेट करी है अभी, एंड देन एडेड टुगेदर। अब अगर मान लो किसी को एल्बो पे भी सेम फ्लेक्शन एक्सटेंशन उसका हाफ डिग्री हो जाए, रिड्यूस हो जाए, 50% लॉस हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना कम हो, क्योंकि जो एल्बो है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है 30% इन द टोटल आरएमएम कंपोनेंट ऑफ द आर्म, ठीक है, तो उसका भी 15% रह जाएगा। तो हम 15 + 15 जो शोल्डर का लॉस है उसे ऐड कर देंगे, दैट कम्स आउट टू बी 30%। अब बच्चों हम दूसरे कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल इन द आर्म कंपोनेंट। तो ये हम कैसे करते हैं ग्रेडिंग इन द 0 to 5 स्केल, जो कि हम एक नॉर्मल एमएमटी का स्केल यूज करते हैं, दैट इट विल बी यूज्ड। तो 0% है, 0 है ग्रेडिंग तो इट विल बी 100%, और 5 है तो 0%। आप देख सकते हो यहाँ पे द मीन परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ अराउंड अ जॉइंट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.30, क्योंकि अगेन हर जॉइंट पे 30% कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा स्ट्रेंथ का भी, ताकि टोटल हो जाएगा 90%। तो हमने इसे परसेंटेज से हटा के डेसिमल फॉर्म में कर दिया है। अगर इसमें भी सेम बात है बच्चों आरओएम जैसी, अगर आपके दो जॉइंट्स पे अलग अलग मसल स्ट्रेंथ का लॉस हो रहा है तो आप उनको अलग अलग कैलकुलेट करोगे एंड देन यू विल ऐड देम, और फिर आप बताओगे कि हाँ भाई मुझे टोटल लॉस मसल स्ट्रेंथ का इतना हुआ है। अब इसमें तीसरा जो हमें देखना था आर्म कंपोनेंट में, दैट इज द कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी। तो इसमें बच्चों टोटल वैल्यू कितना रहता है, इसका भी 90% रहता है। सो 10 डिफरेंट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी हम पेशेंट से टेस्ट कराते हैं, और एक एक्टिविटी को हम कितना परसेंटेज देते हैं, 9%, ठीक है, और 10 एक्टिविटीज करा रहे हैं तो टोटल हो जाता है 90%। तो पेशेंट जितना कर पाता है उतना उसके हिसाब से हम उसको स्कोरिंग दे देते हैं यहाँ पे। अब हमें बच्चों पूरा जो आर्म कंपोनेंट है उसकी वैल्यूज कंबाइन करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ की भी, रेंज ऑफ मोशन की भी, और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की। तो वो हम किससे करते हैं, इस फॉर्मूला से, a + b × 90 - a upon 90, where a is the higher value and b is the lower value. So let us assume that an individual with an intra-articular fracture of bones of shoulder joint, in addition to 16.5% loss of motion in arm, has 8.3% loss of strength of muscle and 5% loss of coordination. तो इसका हमें अभी निकालना है। तो हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे, स्ट्रेंथ कितना गया हुआ है 8.3, आरओएम क्या हुआ है 16.5, और कोऑर्डिनेशन क्या हुआ है 5%, यानी कि हमें तीनों आर्म के कंपोनेंट्स का बताया हुआ है लॉस करके, ठीक है, कितना लॉस उन्होंने सब्ट्रैक्ट वगैरह मल्टीप्लाई वगैरह सब करके हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो अब वैल्यू में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 16.5 की। तो उस फॉर्मूला के हिसाब से देखें अगर हम इस फॉर्मूला के हिसाब से, तो ए विल बी द हायर वैल्यू एंड बी विल बी द लोअर वैल्यू। तो इसमें हायर वैल्यू कौन सी है बच्चों, 16.5, ठीक है, और लोअर वैल्यू क्या दी यहाँ पे इन्होंने हमें 8.3। तो इन्होंने इसके फॉर्मूला में पुट करके हमें ये देना है। नाउ टू ऐड लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, 23.3 + 5 माइनस ब्रैकेट 90 - 23.3 डिवाइडेड बाय 90, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ फंक्शन इन आर्म कंपोनेंट विल बी 27%। अब बच्चों ये हो गया हमारा आर्म कंपोनेंट। आर्म कंपोनेंट में हमने 3 जॉइंट्स में डिवाइड किया, शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट। उसके बाद हमने कौन कौन से वेरिएबल्स देखे, हमने स्ट्रेंथ देखा, हमने रेंज ऑफ मोशन देखा एंड हमने कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी देखी। अब आ जाते हैं हम अपने हैंड कंपोनेंट पे। तो जो ये हैंड कंपोनेंट है ये कंप्राइज करता है 10%, ठीक है, और इसमें हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, प्रीहेंशन, सेंसेशन एंड स्ट्रेंथ। तो अगर हम प्रीहेंशन की बात करें बच्चों, तो जो वैल्यू है प्रीहेंशन की इन दी हैंड कंपोनेंट इज 30%। सो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऑपोजिशन, लेटरल पिंच, सिलेंड्रिकल ग्रास्प, स्फेरिकल ग्रास्प एंड हुक ग्रास्प। तो इसमें इन्होंने इनकी परसेंटेज भी यहाँ पे जो ये मूवमेंट्स हैं इनकी मेंशन करी हुई हैं। सो ऑपोजिशन, अब इनको इन्होंने और अच्छे से डिटेल में बताया है डिफरेंट फिंगर का टेस्टेड कैसे करेंगे। तो ऑपोजिशन टोटल है 8% का, और इसको इन्होंने डिवाइड करके बताया है इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। इन सब का इंडिविजुअल होता है 2%, इसलिए ऑपोजिशन की वैल्यू टोटल इज 8%।
Then is the lateral pinch. So it is tested by asking the patient to hold a key between the thumb and the lateral side of the index finger. इसका टोटल कितना रहता है वैल्यू? 5%. Cylindrical grasp हम कैसे मेजर करते हैं? Larger object of 4 inch size 3%, small object of 1 inch size 3%, combine हुआ 6%. Spherical grasp हम दो तरीके से चेक करते हैं, large object of 4 inch size and small object of 1 inch size. दोनों का कितना हुआ अलग अलग? 3%, कंबाइन होके इट विल बी 6%. हुक ग्रास्प कैसे टेस्ट करेंगे? बाय आस्किंग द पेशेंट टू लिफ्ट अ बैग, तो इसका टोटल हुआ 5%. अब दूसरा कंपोनेंट आता है बच्चों, दैट इज द सेंसेशन. तो वैल्यू ऑफ सेंसेशन इन हैंड इज 30%. सो इट शुड बी असेस्ड अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन. या तो उसे कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन है या पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. तो अगर कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन है इन द थंब रे तो इट इज़ 9%, इंडेक्स फिंगर पे इट इज़ 6%, मिडिल फिंगर पे 5, रिंग पे 5 एंड लिटिल फिंगर पे 5%. अगर पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन है तो असेसमेंट शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ सेंसेशन इन द थंब और फिंगर्स. अब बच्चों तीसरा कंपोनेंट जो आता है हैंड के अंदर, दैट इज द स्ट्रेंथ. तो टोटल वैल्यू कितनी है स्ट्रेंथ की इन द हैंड कंपोनेंट इज 30%. इसमें हम दो चीज़ें इंक्लूड करते हैं, ग्रिप स्ट्रेंथ एंड पिंच स्ट्रेंथ. सो स्ट्रेंथ ऑफ हैंड शुड बी टेस्टेड विथ हैंड डायनेमोमीटर और बाय क्लिनिकल मेथड. ग्रिप स्ट्रेंथ का कितना है इंडिविजुअल? 20% एंड पिंच स्ट्रेंथ का है 10%. अब हमें इन हैंड कंपोनेंट की भी वैल्यू कंबाइन करनी है तीनों की. So final value is the function of hand component is obtained by summing up values of all the three components we have tested in the hand function, that is prehension, sensation and strength, जिनकी मैंने आपको परसेंटेज और टेस्टिंग अभी जस्ट बताई है. ठीक है. अब हम एडिशनल वेटेज कैसे देंगे? अब इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलते हैं. मान लो हमने हैंड और आर्म का बता दिया कंबाइन करके, बट हो सकता है पेशेंट को और भी कोई दिक्कत हो अपर एक्सट्रीमिटी में, तो वो आते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स. तो एडिशनल कितने देते हैं हम? 10% दे देते हैं. किस किन चीज़ों में? पेन में, इन्फेक्शन में, डिफॉर्मिटी में, माल अलाइनमेंट है कोई पेशेंट को अपर एक्सट्रीमिटी में, कॉन्ट्रैक्चर है, कॉस्मेटिक डिसफिगरेशन, डोमिनेंट एक्सट्रीमिटी को 4% दिया जाता है, शॉर्टनिंग ऑफ अपर लिम, फर्स्ट 1 इंच नो वेटेज फॉर ईच 1 इंच बियॉन्ड द 1 इंच. मान लो अगर पेशेंट को 1 इंच का डिफरेंस है तो नहीं दे देंगे हम कोई भी वेटेज, बट अगर उसके बाद 1-1 इंच का जैसे फ़र्क बढ़ता जाएगा तो हम परसेंटेज ऐड करते जाएंगे. नाउ कंबाइनिंग वैल्यू फॉर द एक्सट्रीमिटी. अब हमें हैंड और आर्म दोनों कंपोनेंट की वैल्यू कंबाइन करनी है, बिकॉज इन टोटल दिस विल गिव अस द टोटल disability evaluation percentage for the extremity, upper extremity. So we will use the formula a plus b 90 minus a upon 90, where a is the higher value and b is the lower value. So मान लो impairment of arm है 27%, हमने निकाल ली, जैसे निकाली थी हमने एग्जाम्पल में, और हैंड की impairment है 64%. तो इसमें a वैल्यू कौन सी होगी हमारी? द हायर वैल्यू. यानी कि हैंड कंपोनेंट की जो 64% है, इट इज़ हायर देन 27% ऑफ द आर्म कंपोनेंट. तो हमने फॉर्मूला में वही पुट कर दिया. दिस इज़ द फॉर्मूला. ए इज़ हायर वैल्यू यानी कि 64 आ गया ए की जगह, और बी इज़ द लोअर वैल्यू. तो बी पे क्या आ गया? 27%. इस फॉर्मूला से हमने टोटल अपर एक्सट्रीमिटी का निकाला, विच इज़ कमिंग आउट टू बी 71.8%. यानी कि इस इंडिविजुअल को इतनी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन, डिसेबिलिटी परसेंटेज ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी इन अ डिसेबल्ड पेशेंट. तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई हो, आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए और डिटेल में पूछना है आपको, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो. मैं ज़रूर उस चीज़ का आंसर करूँगी. थैंक यू सो मच.